हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो, चैप्टर 31। जब बालिका बड़ी होती है। नेज़ू तीर्थ की ओर जाने वाली सड़क पर आकाश पहले ही गहरा हो चुका था और होजो क्योसुके अपनी साइकिल बाइक आगे चला रहे थे। हालांकि वह सच में तेज गति करना चाहते थे, लेकिन वह अभी तक द्विचक्रिका से परिचित नहीं थे, इसलिए वह बहुत धीमी गति से चल रहे थे। उनकी धीमी गति के कारण मोटर द्विचक्रिकाओं पर उनके अधीनस्थों का एक बड़ा समूह उनके पीछे चल रहा था और उन्हें भी धीमे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वजह से जो मुख्य मार्ग होनमची एवेन्यू आमतौर पर अपेक्षाकृत चौड़ा था, वह तेजी से संकरा हो गया। मोटर द्विचक्रिकाओं के समूह के पीछे फंसे वाहन चालकों ने भोंपू हॉर्न बजाने की हिम्मत नहीं की, आंशिक रूप से इसलिए कि वे शहर में थे और आंशिक रूप से इसलिए कि सामने की सभी द्विचक्रिकाएं उनके अधीनस्थों की थी। वाहन चालकों के लिए यह शायद भ्रमित करने वाला था, क्योंकि वे समूह को यातायात के बीच से ऐसे भागते हुए देखने के आदी थे जैसे वे मृत्यु तक पहुंचने की दौड़ लगा रहे हों, लेकिन आज वे घोंघे की गति से चल रहे थे। मक्की, उन्हें पहले तीर्थ ले जाओ। मैं धीरे धीरे पीछे से आता हूँ, क्योसुके ने कहा, यह देखते हुए कि उनके पीछे और अधिक कारें जमा हो रही थी। उन्होंने मक्की से बात की, जो ठीक एक कार की दूरी पीछे चल रहा था। सुनो कनाहरा, कनाहरा, तुम उनके साथ आगे बढ़ो। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, उन्होंने निर्देश दिया, क्योंकि उनके आदेश पंक्ति के साथ नीचे तक पहुंचाए गए। जल्द ही गरजती हुई मोटर द्विचक्रिकाओं की आवाज हवा में भर गई और एक फुर्राहट के साथ उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ गईं। हिगाशी उच्च विद्यालय से नेज़ू तीर्थ तक केवल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए यहाँ तक कि क्योसुके, जो धीरे चल रहे थे, उन्हें भी पहुंचने में देर नहीं लगी। तीर्थ पर वाहन खड़ा करने, पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, इसलिए आसपास का क्षेत्र पहले से ही उनके समूह के सदस्यों की मोटर द्विचक्रिकाओं से भरा हुआ था। सौभाग्य से उस समय तक तीर्थ जनता के लिए बंद हो चुका था, इसलिए इससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर यह खुला भी होता तो उनके अधीनस्थों को परवाह नहीं होती। क्योसुके ने वाहन खड़ा करने की एक जगह ढूंढी और अपनी द्विचक्रिका से उतर गए, फिर कुछ परिचित चेहरों की तलाश करने लगे। उन्होंने तीर्थ के प्रवेश द्वार पर यामाउची सकुरा और अन्य को तुरंत देखा। हालांकि वे जल्दी में थे, बालिकाओं ने सजने संवरने के लिए समय निकाला था। उन्हें माध्यमिक विद्यालय शुरू किए हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे तेजी से परिपक्व हो रही थी। उनके शरीर में और उभार दिखने लगे थे और उनके चेहरों से बाल सुलभ वसा, बेबी फैट, गायब हो गई थी, जिससे उनका व्यक्तिगत आकर्षण सामने आ रहा था। यामाउची सकुरा के लंबे भूरे बाल उनके कंधों पर लटके हुए थे। उन्होंने काली धारियों वाला एक सफेद अंतर्वस्त्र, टैंक टॉप, पहना था, जिसमें उनकी पतली बाहें नाजुक कमल के डंठल जैसी दिख रही थी। उनके निचले हिस्से में नीले समग्र वस्त्र, ओवरऑल्स और काले खेल के जूते, स्नीकर्स, थे, जिसमें पायजामे को मोड़कर उनकी प्यारी टखनों को दिखाया गया था। वह युवा ऊर्जा से भरपूर, जीवंत और चंचल लग रही थी। ईश्वर का धन्यवाद है, उसने अंततः किमोनो नहीं पहना था। अगर उसने पहना होता तो मैं उसे सवारी पर नहीं ले जा पाता। शोको निशिमिया ने अपने बालों को सिर के पीछे एक केशपिन से बांध रखा था, जबकि बाकी के बाल थोड़े अस्तव्यस्त थे। उन्होंने एक सफेद शर्ट पहनी थी, उनका चेस्ट विशेष रूप से उभरा हुआ था, और एक साधारण नीली और सफेद चौखानेदार छोटी स्कर्ट पहनी थी। काले घुटने तक के सॉक्स और चमड़े के जूते इस पोशाक को पूरा कर रहे थे। जब उन्होंने क्योसुके को देखा तो शोको ने उन्हें एक छोटी सी मुस्कान दी, जिससे एक परिपक्व आकर्षण झलक रहा था। मैं पागल हूँ। शोको की आयु कितनी है? शोको की मुस्कान देखकर
यामाउची सकुरा और नाओका ऊनो, नौका उएनो ने भी क्योसुके को देखा और उन्हें हाथ हिलाया। उन्होंने जवाब में हाथ हिलाया और नाओका ऊनो को देखते हुए उनकी ओर चले। वह कितनी गोरी, कितनी लंबी और कितनी चिकनी है। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्योसुके केवल उनकी लंबी, उत्तम टांगों पर ध्यान केंद्रित कर पाए, जो हल्की सड़क की प्रकाश स्तंभों में भी सफेद चमक रही थी। नाओका वास्तव में जानती थी कि अपनी सबसे अच्छी विशेषताओं को कैसे प्रदर्शित करना है, और यह स्पष्ट था कि वह जानती थी कि क्योसुके का ध्यान किस पर जाता है। उन्होंने एक ढीली सफेद टीकमीज टी शर्ट पहनी थी और उनके अति छोटे शॉर्ट्स उनकी कमीज के किनारे के नीचे गायब हो गए थे, जिससे उन अविश्वसनीय टांगों के अलावा और कुछ भी नोटिस करना असंभव था। शुभ संध्या, क्योसुके ने अभिवादन किया। इतने सारे महिला मित्रों के होने के नुकसान का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस नाम से बुलाएं, इसलिए उन्होंने बस एक सामान्य अभिवादन का उपयोग किया। मैं उन्हें इस तरह एक साथ इकट्ठा नहीं रख सकता, उन्होंने खुद को याद दिलाया। क्योसुके, तुम बहुत धीमे हो, सकुरा ने शिकायत की, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से क्योसुके पर टिकी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पुरानी शैली की वर्दी उन पर इतनी अच्छी लगेगी। इस तरह का लंबा ओवरकोट वास्तव में व्यक्ति के शरीर की बनावट को चुनौती देता है। कुछ लोग इसे पहनकर छोटे लगते हैं, लेकिन क्योसुके का शारीरिक गठन शानदार था और उनकी लंबी टांगों ने इसे एकदम सही बना दिया। हवारोधक शैली की वर्दी उन पर बहुत अच्छी लग रही थी, और जब वह चलते थे तो उनके कोट का किनारा थोड़ा सा फड़फड़ाता था, जो सड़क किनारे की दुकानों की रोशनी में सुनहरी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी के साथ चमकता था। वह सुंदर और शक्तिशाली दोनों लग रहे थे। क्षमा करना, क्योसुके ने माफी मांगी। है, सकुरा माफी की तलाश में नहीं थी। उन्हें बस यह देखकर मजा आया कि वह उनके प्रति इतने बिना शर्त विचारशील थे। शोको और नाओका भी उन्हें ध्यान से देख रही थी। क्योसुके, तुमने मुझे अपनी वर्दी क्यों नहीं बनाने दी? नाओका ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। अच्छा होता अगर तुम वह पहन पाते जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसमें भी अच्छे लग रहे हो। क्योसुके-कुन, शुभ संध्या, शोको ने शर्माते हुए मुस्कुराया। अपने करीबी रिश्ते के बावजूद वह अभी भी इतनी आसानी से लज्जित हो जाती थी। क्या यह भी एक तरह का आकर्षण था? स्वामी, बॉस, अंदर जाने का समय हो गया है। मुख्यालय और शाखाओं के सभी लोग पहले से ही यहाँ हैं, मक्की होजो ने पास आते हुए कहा। कांतो क्षेत्र में दिन लंबे होते जा रहे थे, और जैसे ही क्योसुके और लड़कियां नीजू तीर्थ में दाखिल हुए, डूबते सूरज की चमक अभी भी खिलना शुरू हो चुकी अजेलिया पुष्पों को रोशन कर रही थी। वाह, यह बहुत सुंदर है, बालिकाओं ने चिल्लाया, तुरंत तस्वीरें लेने के लिए अपने दूरभाष फोन्स निकाल लिए। यह अभी अपने चरम पर भी नहीं है। जब नेजू तीर्थ अजेलिया उत्सव आयोजित करेगा तो हम वापस आएंगे। मैं अपना कैमरा लाऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारी तस्वीरें लूंगा, क्योसुके ने कहा, लेकिन जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, उन्होंने मानसिक रूप से खुद को फटकारा। उन्होंने अभी अभी खुद से वादा किया था कि वे उन्हें फिर कभी एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना नियम तोड़ दिया था। बालिकाओं ने अनिच्छा से अपने दूरभाष वापस रख लिए, यह महसूस करते हुए कि यह तस्वीरों के लिए सही समय नहीं था। वे बस पल के उत्साह में बह गई थी। गुलाबी, बैंगनी और सफेद अजेलिया पुष्प तोरण द्वार के दोनों किनारों पर बहुतायत में खिले थे। क्योसुके, मक्की होजो का पीछा करते हुए बालिकाओं को तीर्थ के मुख्य हॉल तक ले गए। अब तक क्षेत्र बोसु तेंशी समूह के सदस्यों से भरा हुआ था, शायद 200 से अधिक। उन सभी ने सफेद कार्यशैली की वर्दी पहनी हुई थी और छोटे समूहों में बातें कर रहे थे, कभी कभी हंसी के साथ फूट पड़ते थे। मक्की, उनके लिए आराम करने की जगह ढूंढो। सुनिश्चित करो कि उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार लोगों को सौंपा जाए।
किसी को भी उन्हें फिर से परेशान न करने देना, वरना मुझे क्रोध आएगा, क्योसुके ने निर्देश दिया। मक्की ने तुरंत एक अधीनस्थ को बुलाया, जिसे तीसरी स्क्वाड के रूप में चिह्नित किया गया था, ताकि वह व्यवस्थाओं का ध्यान रखे। क्या मैं भी स्वामी बन सकती हूँ? यह वर्दी थोड़ी आकर्षक लगती है, बालिकाओं में से एक ने मजाक किया। जल्दी खत्म करो और मुझे सवारी पर ले चलो, दूसरी ने कहा। शुभकामनाएं, क्योसुके-कुन, उन्होंने जयकार की। बालिकाएं तीसरी टोली के साथ एक पास के मंडप तक गईं। दूसरी तरफ क्योसुके के आगमन को देखकर कनाहारा ताकाओ ने तुरंत चिल्लाया, ओए, तुम छोटे बदमाश, यहाँ आओ। बैठक शुरू हो रही है। उनके चिल्लाने पर अधीनस्थ तेजी से इकट्ठा हुए, पंक्तियां बनाईं, बीच में एक छोटा रास्ता छोड़ दिया। चलते हैं, स्वामी, मक्की होजो ने क्योसुके के पीछे चलते हुए कुछ कदम पीछे कहा। किसाकी तेटा, जो अभी अभी नेजू तीर्थ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे, ने कुछ काम होने का उल्लेख किया और कहा कि वह बाद में वापस आएंगे। फिर वह गायब हो गए। चैप्टर 32, दूसरी पीढ़ी। आपने कड़ी मेहनत की, स्वामी। 200 से अधिक लोगों की यह आवाज इतनी तेज थी कि होजो क्योसुके स्पष्ट रूप से समझ सके। जैसे ही वह विभाजित होती हुई भीड़ के बीच से चले, वहां मौजूद सभी लोगों ने 90 डिग्री के कोण पर झुककर अभिनंदन किया। किसी के निर्देश दिए बिना भी क्योसुके ठीक से जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। शांत मुस्कान के साथ वह लोगों की विभाजित पंक्तियों के बीच से मजबूती से चलते गए और तीर्थ के शीर्ष पर स्थित चौक की सीढ़ियां चढ़ गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उपद्रवी देवदूत केंडो समूह के सभी सदस्य अपनी झुकी हुई स्थिति में रहे, कोई आवाज नहीं निकाली। इस दृश्य को देख रही तीनों बालिकाएं भी इस माहौल से प्रभावित थीं और उन्होंने कसकर अपना मुंह बंद रखा। केवल सकुरा अपने दूरभाष को हाथ में लिए अभिलेखन कर रही थी। वह जानती थी कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन जब उसने लापरवाही से होजो मिकिको से कहा था कि उसे इसे अभिलेखित करना चाहिए, तो होजो मिकिको ने जोर देकर कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे होजो उपनाम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सकुरा असुविधा को समझती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चाची मिकिको ने कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। चौक के किनारे पर खड़े होकर क्योसुके मुड़ गए। जैसे ही उनका ओवरकोट हवा में लहराया, उन्होंने इकट्ठे सदस्यों को नीचे देखा। भीड़ का जायजा लेते ही उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। सदस्यों ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उनसे मिली और तीव्र एकाग्रता के साथ उन्हें घूरने लगे। मक्की होजो, जो चुपचाप पीछे पीछे आए थे, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आवाज दृढ़ करते हुए कहा, मैंने आप सभी को आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया है। मैंने उपद्रवी देवदूत केंडो समूह को क्योसुके को सौंपने का फैसला किया है। वह उपद्रवी देवदूतों के दूसरी पीढ़ी के नेता होंगे। बोलने के बाद मक्की शांत हो गए और क्योसुके ने ध्यान से भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखा। अजीब तरह से उन्हें विरोध की उम्मीद थी, जैसा कि कल केंडो समूह में हुआ था। लेकिन विरोध के बजाय भीड़ शांत रही, आपत्ति में नहीं, बल्कि शांत स्वीकृति में। लगता है उन्होंने चीजों को अधिक महत्व दे दिया था। जिन सदस्यों ने कल उनका विरोध किया था, उन्हें बस अभी तक पराजित नहीं किया गया था। जब उन्होंने कुछ उच्च पदस्थों और उन लोगों को हटा दिया जो पहली पीढ़ी के नेता के प्रति बहुत वफादार थे, तो बात फैल गई। अब तक उपद्रवी देवदूतों में हर किसी ने उन्हें दूसरी पीढ़ी के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। बलवान की इस दुनिया में शक्तिशाली का हमेशा सम्मान किया जाता है। इसके अलावा पहली पीढ़ी के नेता अभी भी आसपास थे और मजबूत दूसरी पीढ़ी के आने को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा गया। कुछ विद्रोही सदस्य तो टोक्यो पर हावी होने के बारे में नारे भी लगाने लगे थे। अच्छा, क्योसुके ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। चूंकि कोई आपत्ति नहीं करता है, तो ओनिजुका,
उपद्रवी देवदूतों का ध्वज उठाओ। आइकिची ओनिजुका, जो समूह के दूर किनारे पर खड़े थे, तुरंत उपद्रवी देवदूत प्रतीक चिन्ह वाले सफेद ध्वज को लेकर सीढ़ियां चढ़ गए। मक्की होजो ने ध्वज प्राप्त किया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ इसे दोनों हाथों से क्योसुके को सौंप दिया। दोनों हाथों से ध्वज लेते हुए क्योसुके मक्की के शांत व्यवहार के पीछे की तीव्रता को महसूस कर सकते थे। उन्होंने भी जो पकड़े हुए थे उसके भार को महसूस किया। एक हाथ से क्योसुके ने 4 मीटर ऊंचे ध्वज को ऊंचा उठाया और इसे कई बार लहराया, चिल्लाते हुए, मेरा नाम क्योसुके है और मैं उपद्रवी देवदूतों का नया नेता हूँ। वह नीचे के सदस्यों की आंखों में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक अजीब भावना थी, मान्यता जैसी कुछ, समर्पण जैसी कुछ। इससे उन्हें थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा कि ये अधीनस्थ अब केवल उनके लिए कामकाज चलाने के लिए नहीं थे। दैत्य शाखा, आगे बढ़ो, मक्की होजो ने पुकारा। पहला समूह गठन से बाहर निकला, सीढ़ियों के पैर तक मार्च करते हुए आया। सामने के दोनों पुरुषों ने गहरे झुककर एक साथ चिल्लाया। दैत्य शाखा नेता सातोशी काटागिरी, मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, गहरे काले बालों वाले उस ऊंचे आदमी से शुद्ध शक्ति निकल रही थी। दैत्य शाखा उपनेता सागारा ताकेशी, मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, दूसरा व्यक्ति अपने सुनहरे बालों की विशेष शैली और आसान मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक किनारे पर खड़े होने के लिए पीछे हट गया। रॉप्पोंगी शाखा, आगे बढ़ो। 2 और आकृतियां आगे बढ़ी। रॉप्पोंगी शाखा नेता हैतानी रान, मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, रॉप्पोंगी शाखा उपनेता हैतानी रिंदो, मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, क्योसुके ने दोनों का ध्यान से अध्ययन किया। बड़े वाले हैतानी रान की गेहूं के रंग की चोटियां थी। उनका छोटा भाई हैतानी रिंदो ने सुनहरे किनारे वाला चश्मा पहना था और उसके बाल पीले और नीले धारियों वाले थे। जैसे जैसे और नाम पुकारे गए, समारोह जारी रहा। मक्की होजो खुद नीचे उतरे, झुके और घोषणा की। मुख्यालय उपस्वामी मक्की होजो, मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, एक एक करके समूह के अभिजात वर्ग ने ऐसा ही किया। आइकिची ओनिजुका, मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। तंजीमा रियुजी, मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। कनाहारा ताकाओ, मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर नेता के रूप में क्योसुके का पहला आधिकारिक आदेश आया। किसाकी तेटा हमारे रणनीतिकार के रूप में बोसोजो को देवदूतों में शामिल होंगे। उनके शब्दों पर किसाकी तेटा का सिर सदमे में ऊपर उठा। फिर एहसास हुआ और वह गहरे झुकने से पहले लगभग दौड़कर आगे आए। मुख्यालय रणनीतिकार किसाकी तेटा, मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरे स्वामी, अब दूसरे स्वामी आप सभी को संबोधित करेंगे, मक्की होजो ने घोषणा की। अपेक्षित आंखों का एक सागर क्योसुके की ओर मुड़ गया। उन्होंने ध्वज लिया और उसे मजबूती से जमीन में गाड़ दिया। फिर अपने ओवरकोट के बटन एक एक करके खोलते हुए वह आराम से सीढ़ियों पर बैठ गए। यह स्वामी के रूप में मेरा पहला समय है, इसलिए मैं कुछ गलतियां कर सकता हूँ। एक पल की सन्न शांति थी। फिर कुछ ठहाके फूट पड़े। ठीक है, अगर तुम हंसना चाहते हो तो हंसो, क्योसुके ने तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाया। मैं तुमसे यह वादा कर सकता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, उपद्रवी देवदूत केंडो समूह हमेशा टोक्यो में सबसे मजबूत रहेगा। क्योसुके की आवाज तेज नहीं थी और उनकी मुद्रा में प्रभुत्व का कोई प्रदर्शन नहीं था। फिर भी जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे व्यक्ति को देखा,
सदस्यों को लगा कि वे इस दूसरी पीढ़ी के स्वामी के नेतृत्व में उपद्रवी देवदूतों को टोक्यो पर राज करते हुए देख रहे हैं। बिना हाथों वाला राक्षस सबसे मजबूत। दूसरी पीढ़ी अमर रहे। टोक्यो पर विजय प्राप्त करो। उपद्रवी देवदूत सबसे मजबूत है। ऐसे नेता के साथ उपद्रवी देवदूतों को अब कोई नहीं रोक सकता था। बिना हाथों वाले राक्षस के मार्गदर्शन में हम पूरे टोक्यो में सबसे मजबूत अधीनस्थ बनेंगे। सदस्यों ने एक साथ चिल्लाया। ऐसे अद्भुत नए नेता का स्वागत करने की खुशी में बह गए। क्योसुके ने उत्साहित भीड़ को देखा और मुस्कुराए। अब सवारी के लिए चलते हैं। वह खड़े हो गए, ध्वज को एक बार फिर उठाया और उसे जोर से लहराया। उनके शब्दों के साथ भीड़ फिर से उत्साह से भर उठी। वे तीर्थ के दरवाजों से बाहर भागे, केवल कुछ कर्मचारी ही पीछे बचे। चैप्टर 33 चलो सवारी पर चलें। स्वामी X9। जैसे ही होजो क्योसुके सीढ़ियों से नीचे उतरे, नीचे इंतजार कर रहे अधीनस्थों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या तुम उन लोगों पर नजर नहीं रखने वाले? वे इतने उत्साहित हैं, लगता है कुछ होने वाला है। क्योसुके बड़बड़ाए। उन्हें संदेह था कि 200 से अधिक लोगों का अचानक जमावड़ा मुसीबत पैदा कर सकता है। हाँ, चिंता न करें स्वामी, हमने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। यह एक कानूनी जमावड़ा है, मक्की होजो ने उन्हें आश्वासन दिया। ठीक है, यह अच्छी बात है। लेकिन तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे दौड़ लगाने की योजना तो नहीं बना रहे, जब मैं अभी भी इस बाइक का अभ्यस्त हो रहा हूँ। अपने अधीनस्थों को देखकर क्योसुके को द्वंद्व महसूस हुआ। वह चाहते थे कि वे चले जाएं, ताकि वह बालिकाओं के साथ अपनी मोटर द्विचक्रिका की सवारी कर सकें, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहते थे कि वे जाएं, क्योंकि यह केवल एक सीट वाली मोटर द्विचक्रिका थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वह किसके साथ सवारी करेंगे, और यह एक बड़ी दुविधा बनती जा रही थी। स्वामी, क्या आप जानते हैं कि हम आमतौर पर कहाँ दौड़ लगाते हैं? मक्की होजो ने पूछा, क्योसुके के विचारों का अनुमान लगाते हुए, लेकिन यह भी जानते हुए कि स्वामी को द्विचक्रिका समूहों के बारे में कम जानकारी थी। अरे, क्या यह बस टोक्यो के चारों ओर घूमना नहीं है? क्योसुके ने अपना सिर खुजलाया। आइकिची ओनिजुका पहले ही उनसे ध्वज ले चुका था। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप शहर में ठीक से दौड़ नहीं लगा सकते। हम आमतौर पर टोक्यो बेल्टवे पर दौड़ लगाते हैं। ओह, मैं समझा। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो। मैं बस शहर में धीरे धीरे सवारी करूंगा, क्योसुके ने कहा। स्वामी, यह आपके लिए सभी को बेहतर तरीके से जानने का एक शानदार मौका है, किसाकी तेटा ने उन्हें याद दिलाया। क्योसुके ने ओनिजुका जोड़ी और हैतानी भाइयों को देखा। वे सभी उनसे प्रत्याशा के साथ देख रहे थे। ओह, तो वे चाहते थे कि वह शामिल हों। नहीं, धन्यवाद, और भी अवसर मिलेंगे। तुम सब मजा करो, क्योसुके ने निर्णायक रूप से कहा, अपनी ओर आती तीनों बालिकाओं को देखते हुए। वह पूरी तरह से पुरुष सभा की परवाह नहीं कर सकते थे। क्या नरम और प्यारी बालिकाओं से घिरा होना बेहतर नहीं था? जब बालिकाएं पास आईं, तो अधीनस्थों को पता था कि कब एक तरफ हटना है और चुपचाप माफी मांगकर चले गए। वाह क्योसुके, तुम अभी कितने शांत दिखे। मैंने सब कुछ अभिलेखित कर लिया है। जब समूह के सदस्य चले गए, तो सकुरा अपने दूरभाष को ऊपर उठाते हुए गर्व से उन्हें अपना चलचित्र वीडियो दिखाते हुए क्योसुके की ओर तेजी से आई। क्योसुके ने स्क्रीन पर देखा और निश्चित रूप से यह उनके टोक्यो के सबसे मजबूत होने के बारे में चिल्लाने का एक शर्मनाक क्षण था। वह शर्मिंदगी को महसूस कर सकते थे, जैसे कि वह अंदर ही अंदर मर रहे हों, और तुरंत इसे हटाने के लिए दूरभाष पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन सकुरा तेज थी। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाते, उसने दूरभाष को वापस खींच लिया था।
है, यह चाची मिकिको का अनुरोध था। उन्होंने मुझे इसे अभिलेखित करने के लिए मजबूर किया। सकुरा ने दूरभाष को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए और शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। आंतरिक रूप से आह भरते हुए क्योसुके जानते थे कि उनकी मां इस अपमानजनक चलचित्र को पूरे परिवार को देखने के लिए मजबूर करने वाली थी। वह पहले ही इसकी कल्पना कर सकते थे। एक विशाल बैठक कक्ष में उनकी मां टीवी पर चलचित्र लगा रही हैं, जबकि उनके दादा दादी, चाचा और चाची सोफे पर बैठकर चाय पी रही हैं। सभी खुशी खुशी उन्हें शर्मनाक भाषण देते हुए देख रही हैं। हे, बस इसे स्वीकार कर लो मेरे प्यारे दूसरी पीढ़ी के नेता। सकुरा हंसी। वह जानती थी कि उनकी चाची मिकिको को इसमें कितना मजा आएगा। उनकी तीखी हंसी रात की हवा में एक शरारती आत्मा की तरह गूंज उठी। होजो, क्या अब हम सवारी पर चल सकते हैं? होजो और सकुरा के बीच स्नेहपूर्ण आदान प्रदान को देखकर नाव का ऊनो खुद को ईर्ष्यालु होने से नहीं रोक सकी। क्योसुके ने बालिकाओं को पहले समारोह देखने के लिए आमंत्रित करने के लिए खुद को कोसा। वह क्या सोच रहे थे? उम्मा, क्योसुके-कुन, अगर यह सुविधाजनक नहीं है तो मैं खुद टैक्सी से वापस जा सकती हूँ। शोको ने उनकी असुविधा को समझते हुए पेशकश की। क्योसुके ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। यह टोक्यो है, अजीबोगरीब लोगों की राजधानी। उन्होंने धीरे से शोको के बालों को सहलाया, जिससे उसके पहले से ही बिखरे हुए बाल और भी अस्तव्यस्त हो गए। शोको गर्मजोशी से मुस्कुराई और अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप उनके स्पर्श का आनंद लिया। तो, शोको, तुम सबसे चालाक हो, है ना? इतने समय के बाद जब हम मिलते हैं तो पहली चीज जो मैं देखती हूँ वह यह है कि तुम अन्य बालिकाओं के साथ घुल मिल रही हो। मैं चाची मिकिको को बता रही हूँ। सकुरा ने अपने समग्र वस्त्रों के पट्टों को नीचे खींचा और मुंह फुलाया। इससे पहले कि क्योसुके जवाब दे पाते, नाओका फिर से बोली, कुछ मेरी टांग काट रहा है। क्योसुके मुड़े और देखा कि नाओका अपनी चिकनी सफेद जांघों से कुछ झाड़ने के लिए नीचे झुक रही थी, जिससे उसकी कमीज नीचे खिसक गई और सामान्य से थोड़ा अधिक अनावृत हो गया। उन्होंने जोर से घूंट लिया, उनका चेहरा लाल हो गया और अपार इच्छाशक्ति के साथ उन्होंने कहीं और देखने के लिए मुंह फेर लिया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मच्छर हैं। क्योसुके बालिकाओं के बीच चंचल बातचीत को अनदेखा करते हुए निकास की ओर चलने लगे। नाओका सीधी खड़ी हो गई, उन्हें जल्दी में जाते हुए देखा। उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। लगता है कि क्योसुके मेरी टांगों का विरोध नहीं कर सकते। वह इतने स्पष्ट हैं। वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करते हैं। है। सकुरा ने नाओका को देखा और फिर शोको को। अपनी शरारती मुस्कान को चौड़ा करते हुए वह क्योसुके के पीछे चली गई। वे चारों क्योसुके की मोटर द्विचक्रिका के सामने खड़े थे, विचारों में खोए हुए। चलो पैदल वापस चलते हैं, क्योसुके ने दृढ़ता से कहा। जरूर। पास में एक प्रसिद्ध उदोन जगह है। चलो वहां खाने चलते हैं, सकुरा ने तुरंत उत्साह से कहा। वह कभी भी भोजन का विरोध नहीं कर सकती थी। अच्छा विचार है। हम सभी को एक साथ खाए हुए कुछ समय हो गया है, शोको ने धीरे से कहा, अपने चेहरे से बाल हटाते हुए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह वास्तव में शोको और मेरे अपार्टमेंट की दिशा में है, नाओका ने विशाल काली मोटर द्विचक्रिका को देखते हुए जोड़ा। जितना वह क्योसुके के साथ सवारी करना चाहती थी, वह किसी भी हाल में शोको को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। यह मजेदार था। पहले नाओका इस बात से चिढ़ जाती थी कि क्योसुके शोको के नाजुक रूप से आकर्षित थे। अब वह खुद भी इस मजबूत, दयालु हृदय वाली बालिका से आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक सकती थी। अगर शोको और क्योसुके एक साथ हो गए तो वह शायद उन्हें उससे कभी नहीं चुरा पाएगी। जैसे ही वे सड़क पर चले,
क्योसुके ने शोको को अपने श्रवण यंत्र को समायोजित करते हुए देखा और तुरंत चिंतित हो गए। शोको, क्या तुम्हारे कान में कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, नहीं, शोको ने तुरंत सिर हिलाया। यह बस थोड़ा सा खिसक गया था, इसलिए मैंने इसे समायोजित किया। मुझे याद है कि तुमने स्कूल से पहले ही एक जांच करवाई थी। डॉक्टर ने क्या कहा था? चिंता मत करो, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। शोको ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उन्हें अंगूठा दिखाते हुए कहा। हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को इतनी खुले तौर पर दिखाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, वह उन्हें आश्वस्त करना चाहती थी। चैप्टर 34 शोको का तर्क। समूह उदोन की दुकान की ओर बढ़ता रहा, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। वह केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। होजो क्योसुके मुड़े तो देखा कि यामाउची सकुरा मिठाई की दुकान के शीशे के सामने खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक केक को घूर रही थी। उसके मुंह के कोने से एक छोटी सी तरल बूंद भी टपक गई थी। जैसे ही वह पास आए, उन्होंने केक देखा, एक काली पृष्ठभूमि वाला चमकदार मूस, जिस पर एक पीला ग्रह और एक छोटी सी पंख वाली परी तैर रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि इसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से अद्भुत लग रहा था। बिल्कुल नहीं। वह केक एक भोजन के लिए अधिकतम चीनी की मात्रा से अधिक है। क्योसुके ने कोल्डली उसके अनुरोध को मना कर दिया। देखो, यह मेरी पिछली स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। चिकित्सक ने कहा कि पूरे टोक्यो में मेरे जितनी स्वस्थ बालिकाएं शायद ही कोई हों। सकुरा ने स्पष्ट रूप से उनके अस्वीकृति का अनुमान लगाते हुए अपने समग्र वस्त्रों की जेब से एक स्वास्थ्य रिपोर्ट निकाल ली। कृपया, बस एक बार के लिए। जैसे ही क्योसुके ने रिपोर्ट को देखा, सकुरा ने अपने हाथ उनके चारों ओर लपेट लिए और एक अतिरंजित प्यारी तरीके से विनती करने लगी। वर्षों से सकुरा के साथ अनगिनत अस्पताल यात्राओं में जाने के बाद क्योसुके स्वास्थ्य रिपोर्ट पर दिए गए संकेतकों को पढ़ने में काफी कुशल हो गए थे। निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य उत्तम था, अग्नाशय की समस्याओं का कोई निशान नहीं था और असंतोषजनक होने के कोई लक्षण नहीं थे। उनकी बाहों के विरुद्ध उनकी कोमलता से उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे एक बिल्ली का बच्चा खरोंच रहा हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम इस महीने कोई और मिठाई नहीं खा सकती, उन्होंने समझौता किया। उन्हें उसके प्रति इतने सख्त होने का थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। जब अन्य बालिकाएं खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ मिठाई और कॉफी का आनंद लेती हैं, सकुरा को हमेशा किनारे से देखना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि उनके बचपन के कुछ अजीब नियम थे। वे दुकान में घुसे, पैसे दिए और केक लेकर बाहर आए। तो क्या हम अभी भी उदोन खाने जा रहे हैं? क्योसुके ने बालिकाओं से पूछा। केक खाने के बाद हम उदोन कैसे खा सकते हैं? इससे तो हम बस मोटे हो जाएंगे। तुम सच में बालिकाओं को नहीं समझते, है ना? सकुरा की आंखें केक से नहीं हटीं। तो फिर क्यों न हम मेरे स्थान पर चलें? नाओका और मेरे पास जौ की चाय, बाली टी है। यह केक के बाद मिठास को संतुलित करने में मदद करेगी, शोको ने धीरे से सुझाव दिया। नाओका सहमत हो गई और वे सभी शोको और नाओका के अपार्टमेंट की ओर चल दिए। अपार्टमेंट होजो के अपार्टमेंट से थोड़ा छोटा था, लेकिन वे टाटामी चटाई पर सोते थे और उनके पास रसोई नहीं थी, इसलिए जगह बड़ी लगती थी। बैठक कक्ष में वे एक नीची मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए। क्योसुके ने सावधानी से केक को मेज पर रखा। उनकी उत्कृष्ट भुजा शक्ति और नियंत्रण के कारण सकुरा के इसे बिगाड़ने के कई प्रयासों के बावजूद केक बरकरार रहा, उसका डिजाइन अछूता रहा। उन्होंने केक चाकू लिया और सकुरा ने उत्सुकता से अपना छोटा कांटा पकड़ लिया। और वह उत्साहित होकर फुसफुसाई। उनकी विनतियों को अनदेखा करते हुए क्योसुके ने हिस्से को सावधानी से आका और उन्हें वह टुकड़ा दिया जिस पर छोटी परी थी। मुझे और चाहिए, सकुरा ने मुंह फुलाया।
उन्हें मिले छोटे से टुकड़े को देखते हुए उन्होंने ग्रह वाला हिस्सा नाओका को दिया और एक सुनहला तारा शोको को दिया। कुछ देर तक वे सभी चुपचाप केक का आनंद लेते रहे। शोको धीरे से मुस्कुराई, अपने केक पर सुंदर तारे के आकार की सजावट को देखते हुए। उन्हें उदोन या केक की परवाह नहीं थी, वह केवल क्योसुके और बाकी लोगों के साथ होने से खुश थी। जब तक वह उनकी आवाज सुन सकती थी, वह संतुष्ट थी। जैसे ही उन्होंने क्योसुके को छोटे छोटे कौर लेते हुए देखा, उनका दिल खुशी से भर गया। उनके लिए क्योसुके की आवाज सुनना और उनके हर शब्द को सुनना लगभग अवास्तविक, सरियल लगता था, एक सुंदर स्वप्न की तरह। उन्होंने उस समय को याद किया जब क्योसुके ने उनका हाथ पकड़ा और उसे अपने चेहरे तक ले गए, उन्हें एक एक शब्द का उच्चारण सिखाया। भले ही वह इसे सही नहीं कर पाती थी, वह कभी निराश नहीं हुए। इसके बजाय वह अपनी भौहें सिकोड़ते और समझाने का कोई दूसरा तरीका खोजते। उन पलों के दौरान जिसने उन्हें प्रेरित रखा, वह सिर्फ ठीक से बोलने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके भावों की गंभीरता, उनके होठों की गति, उनकी छोटी जीभ का हिलना और उनके चेहरे पर गुजरती गर्म सांस थी। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। उन्होंने चुपचाप खुद से प्रतिज्ञा करते हुए उनका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। प्राथमिक विद्यालय के अंत में उनकी एक गायन प्रतियोगिता थी और शोको ने पहला स्थान नहीं जीता। वह रोना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने क्योसुके की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने उनसे क्या कहा था, कि उन्हें हमेशा माफी मांगने के बजाय मजबूत बनना चाहिए। उन्होंने उस अपराध बोध को गहराई से दफन कर दिया और खुद को प्रसन्न किया, क्योसुके और अपनी माँ दोनों को अपना सबसे अच्छा रूप दिखाया। वह जानती थी कि वे दोनों ही उन्हें मुस्कुराते हुए, उन्हें खुश देखकर प्यार करते थे। वह जानती थी कि उनके दोस्त सकुरा और नाओका भी क्योसुके के लिए भावनाएं रखती थी। वह इतने असाधारण थे, यह स्वाभाविक ही था कि कई लोग उन्हें पसंद करते थे। हालांकि उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई। उन्होंने कभी भी उनके साथ उस तरह से रहने के बारे में नहीं सोचा। गहराई से वह हमेशा जानती थी कि उनकी श्रवण हानि, हियरिंग इम्पेयरमेंट के कारण वह क्योसुके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं थी। शोको नहीं चाहती थी कि उनके भविष्य के बच्चों को वह कष्ट उठाना पड़े जो उन्होंने उठाया था। वह जानती थी कि क्योसुके कभी भी ऐसे नहीं होंगे। लेकिन वह यह भी समझती थी कि इस दुनिया में एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए यह कितना मुश्किल था। हर श्रवण बाधित बच्चा उतना भाग्यशाली नहीं होता कि क्योसुके जैसे किसी व्यक्ति से मिल सके। उनका मानना था कि उन्हें उनसे मिलकर देवताओं का आशीर्वाद मिला था। वह नहीं जानती थी कि उनकी श्रवण हानि उनके बच्चों में जाएगी या नहीं, लेकिन भले ही यह न जाए, क्योसुके जैसा अद्भुत व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लायक था जो उतना ही आश्चर्यजनक हो, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सुनने के लिए श्रवण यंत्र पर निर्भर हो। टिप्पणी नहीं। इसका क्या मतलब है? चाहे वह सकुरा हो या नाओका, जब तक वे क्योसुके को खुश कर सकती थीं, शोको हमेशा उन्हें आशीर्वाद देंगी। उन्होंने अपने कांटे से केक का एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे खाया। यह बहुत मीठा है। शोको ने संतुष्टि में मुस्कुराई। उन्होंने मेज के पार क्योसुके और सकुरा को प्लेफुली झगड़ते हुए देखा। मुझे तुम्हारा एक कौर लेने दो, मैं कसम खाती हूँ कि यह आखिरी होगा। सकुरा ने अपने कांटे से क्योसुके की प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया। दुर्भाग्य से क्योसुके ने अपना हाथ उसके सिर पर दबा दिया, एक अभेद्य रक्षा बनाते हुए। भले ही उसने कितनी भी कोशिश की, वह केक के पास नहीं जा सकी। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी जब उन्होंने आखिरी कौर खाया। केक खत्म करने के बाद शोको फ्रिज पर गईं और खुद के लिए जौ की चाय का एक गिलास डाला। उन्होंने इसे एक ही बार में पी लिया और सकुरा ने जोर से डकार ली। सकुरा, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि एक बार में इतनी ठंडी चाय मत पियो? यह तुम्हारे पेट के लिए खराब है। कुशन से खुद को गर्म करो।
बिल्कुल नहीं। मेरा पेट रगड़ो जैसे तुम पहले करते थे। सकुरा टाटामी चटाई पर लेट गई, अपनी आंखें खोलने की भी परवाह नहीं की। हम अब तीसरी कक्षा में नहीं हैं। तुम एक बालिका हो, तुम किसी लड़के से अपना पेट नहीं रगड़वा सकती। क्या समस्या है? तुम कोई और लड़के नहीं हो। वैसे क्या तुम अभी भी विद्यालय जा सकती हो? क्योसुके ने पूछा। दूसरों के विपरीत सकुरा एक प्रतिष्ठित केवल बालिकाओं के विद्यालय में जाती थी जहां छात्रों को देर से आने की अनुमति नहीं थी। ओह, केक इतना अच्छा था कि मैं पूरी तरह से भूल गई। सकुरा घबराकर उछल पड़ी। मुझे अब जाना होगा, शोको, नाओका, अगली बार मिलते हैं। वह जल्दी से प्रवेश द्वार पर अपने जूते पहन रही थी, नीचे भागने की तैयारी कर रही थी। अरे सकुरा, तुम्हारा दाहिना पट्टा, स्ट्रैप, नीचे गिर रहा है। लेकिन सकुरा ने उन्हें नहीं सुना और पहले ही अगली मंजिल पर भाग चुकी थी। क्योसुके ने जल्दी से शोको और नाओका को अलविदा कहा और उसके पीछे भागे। चैप्टर 35 यामाउची सकुरा के षड्यंत्र। जब तक होजो क्योसुके सीढ़ियों से नीचे आए, यामाउची सकुरा सड़क के किनारे उनका इंतजार कर रही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे सकुरा अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, अपनी ही परछाई पर खेल खेल में कदम रख रही थी। वह कुछ देर पहले की चिंतित व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट एक गर्म चमक दे रही थी, जिससे उनकी पतली आकृति और भी सुंदर लग रही थी। क्या मुझे तुम्हें वापस विद्यालय ले जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए? क्योसुके ने पास आते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारी मोटर द्विचक्रिका तो तीर्थ के पास खड़ी है। हमें टैक्सी की क्या जरूरत है? सकुरा ने सिर उठाया, उन्हें भ्रमित रूप से देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें विद्यालय वापस जाने में देर हो जाएगी? मैं बस मजाक कर रही थी, सकुरा ने लापरवाही से श्राप किया। हाँ? क्योसुके, तुम कितने धीमे हो। मेरा सख्त विद्यालय मुझे इतनी देर बाहर घूमने नहीं देगा, इसलिए मैंने बस रात की छुट्टी ले ली, उन्होंने सहजता से समझाया। तो तुम आज रात कहाँ ठहर रही हो? क्या तुम शोको और बाकी लोगों के साथ नहीं रुक रही हो? सवाल ही नहीं। मुझे तुम्हारे साथ अकेले समय बिताने का यह दुर्लभ मौका मिला है। अचानक सकुरा की अभिव्यक्ति थोड़ी गुस्से वाली हो गई क्योंकि उन्होंने क्योसुके को घूरा। हमें अकेले मिले हुए कितना समय हो गया है? क्योसुके पलक झपकाए, अचकचा गए। एक पल सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में काफी समय हो गया था। शोको से मिलने और नाओका के करीब आने के बाद से वे ज्यादातर एक समूह के रूप में घूम रहे थे। उनकी सुबह की कसरत को छोड़कर वे हमेशा तीनों साथ होते थे। मुझे परवाह नहीं, अब मुझे सवारी पर ले चलो। उस चोर बिल्ली ने मेरी स्नातक जैकेट का बटन चुरा लिया, इसलिए तुम्हारी पहली सवारी मेरे साथ होनी चाहिए, सकुरा ने घोषणा की। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम किस तरह की हास्यास्पद बातें कर रही हो? चलो भी, जल्दी करो, सकुरा ने क्योसुके को आगे धकेला। तीर्थ की ओर बढ़ते हुए, जहां उनकी बाइक खड़ी थी, उन्होंने नेतृत्व किया। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, आज मैं पहली बार इस बाइक की सवारी कर रहा हूं। जिस तरह की तेज दौड़ की तुम उम्मीद कर रही हो, वह नहीं होगी। मैं बस धीरे धीरे चलाऊंगा, क्योसुके ने चेतावनी दी। है, तेज दौड़। तुम मजेदार हो, क्योसुके, सकुरा खिलखिला उठी। ठीक है, बैठ जाओ। क्योसुके मोटर द्विचक्रिका पर सवार हुए, पीछे की सीट पर थपथपाते हुए। कितना रोमांचक। टोक्यो के सबसे बदनाम अपराधी समूह, उपद्रवी देवदूत के दूसरी पीढ़ी के नेता मुझे सवारी पर ले जा रहे हैं, सकुरा ने चिढ़ाते हुए कहा। उनकी आवाज एक चंचल स्वर से भरी थी। वह क्योसुके को जानती थी, जो एक आरामदेह, लापरवाह व्यक्ति की तरह दिखते थे। उनकी इस प्रकार की चुनिब्यो चीजों के लिए कम सहनशीलता थी। ठग से उस आवाज के साथ उनके बीच सन्नाटा छा गया।
क्योसुके ने अपना हाथ पीछे खींचा, उस नरम गर्म भावना को याद करते हुए जो उन्होंने अभी महसूस की थी। क्योसुके। सकुरा अब उनके कार्य से शर्मिंदा हो गई थी, आक्रोश और शर्म के मिश्रण में चिल्ला उठी। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। जल्दी करो और कसकर पकड़ो, मैं बाइक शुरू कर रहा हूँ। क्योसुके ने जल्दी से माफी मांगी, थ्रॉटल को मोड़ते हुए। बाइक का निकास दहाड़ते हुए जीवित हो उठा। सकुरा ने थोड़ा गुनगुनाया, अपनी बाहों को क्योसुके की कमर के चारों ओर लपेटा। उनका छोटा चेहरा धीरे से उनकी पीठ से सट गया। मैं अब शुरू कर रहा हूँ, क्योसुके ने चेतावनी दी, फिर धीरे धीरे सड़क पर चले गए। सकुरा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम जाना चाहती हो? वास्तव में नहीं। चलो बस इसी सड़क का अनुसरण करते हैं और हर चौराहे पर बाएं मुड़ते रहते हैं। ठीक है, क्योसुके मुस्कुराए, गति को थोड़ा सा बढ़ाया। टोक्यो में अप्रैल वर्ष का सबसे आरामदायक समय था और जैसे ही मोटर द्विचक्रिका तेजी से चली, शहर की रोशनी दूर में धुंधली हो गई, जिससे उन्हें समय के माध्यम से यात्रा करने की सनसनी मिली। ठंडी हवा को गुजरते हुए महसूस करते हुए क्योसुके धीमा हुए और सड़क के किनारे रुक गए। उन्होंने सकुरा की बाह को छुआ और पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वह अपने चेहरे पर ठंडक महसूस कर सकते थे और महसूस किया कि उसने बहुत कम कपड़े पहने थे। जब उन्होंने उसकी बाह को छुआ तो वह पहले से ही छूने में बर्फीली थी। थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, क्योसुके। मूर्ख, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना चाहिए, क्योसुके ने डांटा, अपनी जैकेट उतारकर उसे सौंप दी। हे, अब मैं भी एक अपराधी हूँ। सकुरा मुस्कुराई क्योंकि उन्होंने उनकी जैकेट पहनी, चंचल तरीके से लंबी आस्तीनों को घुमाया। क्योसुके, एक पल के लिए नीचे उतरो। मुझे इसे चलाने दो। मैं कल विद्यालय में उन अमीर बालिकाओं को डराने के लिए एक तस्वीर लेना चाहती हूँ। अचानक सकुरा का चेहरा उत्साह से चमक उठा और उन्होंने क्योसुके की बाह पकड़ी, उनसे आग्रह करते हुए। उस स्थिति में मैं तुम्हें मक्की और बाकी लोगों से मिलने के लिए टोक्यो रिंग रोड पर क्यों न ले चलूं? वे भी तुम्हारी तस्वीरें लेने में मदद कर सकते हैं। क्योसुके ने पेशकश की, हमेशा सकुरा की सनक को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। यह अद्भुत लगता है। चलो चलते हैं, जल्दी करो। सकुरा जल्दी से बाइक पर चढ़ गई, अपनी बाहों को क्योसुके की कमर के चारों ओर लपेट लिया और एक हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, चिल्लाते हुए, चलो चलो। क्योसुके उसकी संक्रामक ऊर्जा पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सकुरा में सभी के उत्साह को बढ़ाने का एक तरीका था, जिससे उन्हें महसूस होता था जैसे वे सभी उसकी खुशी में साझेदार हो रही हैं। उन्होंने मक्की होजो को एक त्वरित संदेश भेजा, पुष्टि करते हुए कि वे अभी भी टोक्यो रिंग रोड पर घूम रही हैं, फिर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। क्योसुके और सकुरा उनके मिलने की जगह की दिशा में तेजी से चले गए। इस बीच मक्की होजो और समूह बेसब्री से उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके नेता आ रहे हैं, बुरे लड़कों ने उत्साह में आवाज निकालना शुरू कर दिया, स्वामी के साथ पहली मोटर द्विचक्रिका रैली की प्रत्याशा कर रहे थे। एक बार जब वे टोक्यो रिंग रोड पर पहुंचे तो क्योसुके ने गति को थोड़ा बढ़ाया, बाइक के विशाल इंजन का पूरा उपयोग किया। सकुरा गति में वृद्धि महसूस करते हुए कसकर उनसे चिपक गई, एक आश्चर्यचकित चीख निकाली जिसने क्योसुके की गर्दन पर एक गर्म, मीठी सांस भेजी, जिससे उन्हें अंदर से अजीब तरह की गुदगुदी महसूस हुई। उनकी पीठ के विरुद्ध उसके नरम, लोचदार शरीर की सनसनी ने उन्हें तीर्थ पर उनके पहले के पलों को याद दिलाया, जहां उनके पट्टे ने एक छाप छोड़ी थी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा मोड़ा, पिछला देखने वाला दर्पण के माध्यम से सकुरा पर नजर डाली। उनके भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे, उनके होंठ थोड़े खुले थे, उत्साह से लाल थे और उनकी अंबर आंखें रोशनी में चमक रही थी। क्योसुके, मैं हवा पकड़ रही हूँ।
सकुरा ने खुशी से चिल्लाया, अपना हाथ हवा में ऊंचा उठाया। उनकी उंगलियां चौड़ी फैली हुई थी। वाह क्योसुके, ऑनलाइन उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। यह बिल्कुल बू। क्योसुके एक पल के लिए जम गए, उनके शब्दों से अचकचा गए। सकुरा, उस तरह की चीजों को देखना बंद करो। क्या ऐसा नहीं है? ओह, मैं अब समझा। क्योसुके को अभी तक पता नहीं है कि वह कैसा लगता है। सकुरा ने शरारती ढंग से हंसा। उनकी तेज आवाज हवा में तैर रही थी, जबकि उनका हाथ शरारती ढंग से दबाता और छोड़ता, दबाता और छोड़ता। क्योसुके, हाँ, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं आज रात कहाँ सो रही हूँ, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बाद में शोको और बाकी लोगों के पास वापस ले चलूंगा, है ना? सवाल ही नहीं, आज रात तुम मेरे साथ रुक रहे हो, सकुरा ने निर्णायक रूप से कहा। क्या? क्योसुके के शब्द गले में अटक गए। मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हारा तकिया, तुम्हारी रजाई और चादरें खरीदी। मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया था, याद है? सकुरा ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। क्योसुके निःशब्द रह गए, लेकिन सौभाग्य से पास आती मोटर द्विचक्रिकाओं की आवाज ने उन्हें अजीब क्षण से बचा लिया। हम पहुंच गए। आगे मक्की और बाकी लोग हैं, सकुरा ने शरारत से भरी आवाज में कहा। है क्योसुके, तुम कितने डरपोक हो। सकुरा ने अपना हाथ नीचे किया, अपना चेहरा उनकी पीठ पर दबाया और धीरे से हंसी। बीप बीप। मोटर द्विचक्रिका के भोंपू की आवाज गूंज उठी क्योंकि क्योसुके अपने समूह के पास पहुंचे। तेज आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया, लेकिन वे शहर से काफी दूर थे कि किसी को परेशान नहीं किया। आगे देखते हुए अंधेरे में हेडलाइट्स एक शिकार पर भेड़ियों की तरह दिख रही थी, या किसी अज्ञात राक्षस की तरह जो झपटने के लिए तैयार हो। एक बार जब शोर कम हो गया तो क्योसुके ने सवारी की, उनके सामने रुक गए। अध्यक्ष, उनके अधीनस्थों ने एक साथ चिल्लाया, एक अभिवादन जिसकी क्योसुके को बहुत पहले ही आदत हो गई थी। सकुरा अभी भी उनके पीछे हैरानी में जम गई, इससे पहले कि वह जल्दी से उनके पीछे छिप गई, धीरे से खिलखिलाती हुई, स्पष्ट रूप से इस दृश्य का आनंद ले रही थी। आराम करो सब लोग, मुझे अभी भी सवारी का आनंद लेना सीखना है, क्योसुके ने मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखें गर्म और कोमल थीं, जो उन्हें उनकी मां से विरासत में मिली थीं, और जब वह मुस्कुराए तो उनके कुछ अधीनस्थों ने शर्मा गए, उनके सुंदर चेहरे से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ रहे। हाँ, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस थ्रॉटल को मोड़ो और रोमांच महसूस करने के लिए एक चक्कर लगाओ। किसाकी तेटा जोर से हंसे। हाँ, चलो दौड़ लगाते हैं। यहाँ तक कि आम तौर पर शांत रहने वाले हाजामा रयोदान भी मुस्कुराए, उनकी हार्ले डेविडसन काफी प्रभावशाली लग रही थी। ठीक है, तो क्योसुके ने किसाकी तेटा से 2 हेलमेट लिए और एक सकुरा को सौंप दिया, इससे पहले कि दूसरा खुद पहन लिया। उनके अधीनस्थ लापरवाह, निडर, बदमाश हो सकते हैं, लेकिन क्योसुके लापरवाही से सवारी करने वाले नहीं थे। उनका तेज गति करने का कोई इरादा नहीं था। जब सकुरा अपने बड़े हेलमेट के नीचे खिलखिलाई, तो क्योसुके ने अंदर ही अंदर आ भरी। वह निश्चित रूप से यहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति थे। रात मोटर द्विचक्रिका की सवारी के साथ तेजी से गुजर गई, और क्योसुके को लगा जैसे वह अपने अधीनस्थों के करीब आ गए हैं। अंत तक आइकिची ओनिजुका ने उन्हें धीमा कहकर चिढ़ाया भी, जिससे क्योसुके ने थ्रॉटल को थोड़ा और जोर से मोड़ा, एक छोटे से अंतर से गति बढ़ा दी। उन्होंने अपने अधीनस्थों को अपने लिए एक नया उपनाम सोचने के लिए कहा, बिना हाथों वाला राक्षस को छोड़कर कुछ भी। लेकिन उन्होंने बिना दया के विचार को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिना हाथों वाला राक्षस कितना शानदार लगता है। यह लड़ाई में एक लाभ है। अगर हम तुम्हारे खिलाफ हैं
तो हम अपने हाथों की रक्षा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। उनमें से एक ने बहस की। क्योसुके ने आह भरी, यह तय करते हुए कि उन्हें एक अलग समूह में जाना होगा, उस उपनाम से दूर होने के लिए कुछ भी। मक्की के और दौड़ लगाने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्होंने सकुरा को वापस शहर ले गए। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।